बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पैसिफिक रिम। इंसानों का हमेशा से मानना था कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एलियंस हैं और वो कभी ना कभी हमारी दुनिया में आसमान से जरूर उतरेंगे। पर इंसान पूरी तरह से तब गलत हो गए जब एलियंस पैसिफिक ओशियन के गर्भ से, जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स है और इस जगह पर एक ऐसा दरवाजा है जो दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ता है, और इसी दरवाजे से निकला दूसरी दुनिया का एक अजीबो गरीब जीव जिसे काइजू कहा जाता है। जापानीज में काइजू का मतलब होता है जाइंट बीस्ट, यानी विशाल काय जानवर। काइजू धरती की सतह पर आने के बाद तबाही मचा देता है। 6 दिनों में उसने 3 शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, लाखों लोगों को मार दिया। हालांकि आर्मी काइजू को मार गिराती है, लेकिन ये सिलसिला इतनी आसानी से नहीं थमता। 6 महीने बाद एक और आक्रमण होता है और इसके बाद एक के बाद एक कई आक्रमण हुए। इंसान समझ गए कि ये सिलसिला अब खत्म होने वाला नहीं है, इसीलिए पूरी दुनिया में जितने भी देश थे वो सब एकजुट हो गए, क्योंकि अब इंसानियत को बचाने का सवाल था। इंसान समझ चुके थे कि इस हैवान से लड़ने के लिए उन्हें एक और हैवान को तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए इंसानों ने एक प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम का नाम था ईएगर। इसमें बहुत बड़े बड़े रोबोट्स बनाए गए, और ये रोबोट्स इतने बड़े थे कि इन्हें एक पायलट कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी हेल्थ, उसके दिमाग पर इसका बुरा असर होने लगा। इसीलिए इस रोबोट की प्रोग्रामिंग को चेंज किया और अब इसे 2 पायलट एक साथ कंट्रोल करेंगे। और दोनों पायलट्स के दिमाग का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये इस तरह से है जैसे एक दिमाग को 2 दिमाग कंट्रोल करेंगे। इंसान इसमें पूरी तरह से कामयाब रहे। जल्द ही जितने भी काइजू धरती की गोद से निकलते उन सब को ये विशाल रोबोट मार देते, और अब काइजू इंसानों के लिए सिर्फ एक मजाक बनकर रह गए। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और 7 साल बीत गए। इंसानों को अब अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। वो जानते हैं कि कभी भी कोई काइजू समंदर की कोख से निकलेगा तो उनका विशाल रोबोट, जिसे 2 पायलट्स कंट्रोल करते हैं, वो उस काइजू को खत्म कर देंगे। 7 साल बीत जाते हैं और एक दिन रडार में पता चलता है कि ओशियन से एक और काइजू बाहर निकल रहा है, और ये कैटेगरी 3 है। यानी कि आज तक जितने भी काइजू समंदर की गोद से बाहर निकले वो 2 अलग अलग तरह के थे, और ये काइजू उनसे अलग और उनसे शक्तिशाली है। यहाँ पर 2 जुड़वा भाइयों को दिखाया जाता है। एक का नाम होता है येंसी और दूसरे का राइली। ये दोनों उस विशाल मशीन को, यानी कि रोबोट को कंट्रोल करेंगे जो काइजू को मारने के लिए जाएगा। ये दोनों के दोनों रोबोट के अंदर बैठ जाते हैं। इन दोनों के दिमाग को सिंक किया जाता है ताकि इन दोनों का दिमाग एक ही तरह से काम करे। ये दोनों अपने रोबोट से इस तरह से जुड़े होते हैं कि जो नुकसान रोबोट को पहुंचेगा इन्हें भी पहुंचेगा। और अब ये अपने रोबोट को लेकर समंदर में निकल पड़ते हैं। इनकी मशीन, इनका रोबोट इतना ऊंचा, इतना बड़ा है कि वो समंदर में डूब ही नहीं सकता। ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर काइजू है। वहां पर मछुआरों की एक बोट भी होती है। सबसे पहले ये उस बोट को बचाते हैं और इसके बाद काइजू पर हमला करते हैं। हालांकि आज से पहले ये जिन 2 अलग अलग कैटेगरी के काइजू से लड़े थे उन्हें इन्होंने आराम से हरा दिया था, पर ये बहुत शक्तिशाली होता है। फिर भी ये इस काइजू को एक जोर का इलेक्ट्रिक झटका देकर मार देते हैं। और तभी कंट्रोल रूम से इन्हें बताया जाता है कि काइजू अभी भी जिंदा है, तुम्हें जल्दी वापस लौटना होगा। पर ये उनकी बात नहीं सुनते और काइजू से लड़ते हैं। काइजू इनके रोबोट के लेफ्ट हैंड को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। साथ ही साथ रोबोट का जो सिर होता है, जिसके अंदर ये दोनों भाई हैं, काइजू उसे भी तोड़ देता है और येंसी को वहां से निकाल कर मार देता है। रायली इस बात से पूरी तरह से सदमे में होता है और वो अपने रोबोट की पूरी पावर यूज करके काइजू को मार देता है। पर उसने अपने भाई को खो दिया है, जिसका उसे बहुत दुख होता है। वो किसी तरह से समंदर के किनारे आता है और वहीं पर गिर जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 5 साल बीत जाते हैं, और अब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को, जो ईगर प्रोग्राम में फंडिंग करते हैं, उन्हें एहसास हो चुका है कि वो काइजू से नहीं जीत सकते। काइजू इंसानों के बचाव के तरीकों को समझ चुके हैं। वो हर बार ज्यादा डेवलप होकर धरती पर आते हैं और अब कैटेगरी 4 के काइजू धरती पर आना शुरू हो गए। इसीलिए वर्ल्ड लीडर्स ये फैसला करते हैं कि वो ईगर प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, जिसमें बड़े बड़े रोबोट्स काइजू से लड़ते हैं। वो मार्शल को बताते हैं कि तुम अपने सारे रोबोट्स आखिरी स्टेशन, जो कि हांगकांग में, वहां पर ले जा सकते हो। अगले 8 महीनों तक हम तुम्हें फंडिंग करते रहेंगे जब तक कोस्टल वॉल तैयार नहीं हो जाती। दरअसल समंदर के चारों तरफ एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी की जा रही है जो अगले 8 महीनों में तैयार हो जाएगी, ताकि काइजू दीवार के उस तरफ ना आ सके। और मार्शल भी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। वो ईगर प्रोग्राम को, यानी कि रोबोट्स वाले प्रोग्राम को खत्म नहीं करना चाहते। इसीलिए वो अपनी अलग से एक टीम बनाने का फैसला करते हैं। वो किसी तरह से रायली तक पहुंच जाते हैं, जो कि अब ईगर प्रोग्राम को पूरी तरह से छोड़ चुका है, क्योंकि जब उसके भाई को काइजू ने मारा था तो वो उसके दिमाग से जुड़ा हुआ था। मार्शल उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। पिछले 6 महीनों में मुझे जितने भी पुराने रोबोट्स मिले, मैंने उन सबको ठीक कर दिया और एक
पुराना रोबोट मार्क 3 जिसे तुम चलाते थे, उसके लिए मुझे एक पायलट की जरूरत है। राइली साफ साफ मना कर देता है, पर मार्शल कहते हैं कि तुम्हें पूरी दुनिया को बचाना होगा, ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। इसीलिए रैली उनकी बात मान जाता है और अब वो मार्शल के साथ हांगकांग पहुंच जाता है, जहां पर ये सब के सब सीक्रेटली इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। इनके पास अब सिर्फ 4 ही रोबोट्स बचे हैं। मार्शल बताता है कि हम ओशियन की उस दरार पर परमाणु हमला करेंगे जहां से काइजू बाहर निकलते हैं। रैली कहता है कि हम पहले भी कोशिश कर चुके हैं, उस दरार के अंदर कुछ भी नहीं जाता। मार्शल कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, बस तुम तैयार रहो। यहाँ पर मार्शल की अडॉप्टेड डॉटर को भी दिखाया जाता है जिसका नाम माको है। वो इस पूरे प्रोग्राम की डायरेक्टर है। माको मार्शल से कहती है कि वो रैली के साथ को पायलट बनना चाहती है ताकि उसके साथ दिमाग से जुड़कर वो रोबोट को कंट्रोल करे और काइजू से लड़े, पर मार्शल साफ साफ मना कर देते हैं। दरअसल माको के माँ बाप को काइजू ने मारा था। मार्शल कहते हैं कि बदला एक घाव की तरह होता है और जिसके दिमाग में ऐसे घाव होते हैं वो दूसरे पायलट के दिमाग से नहीं जुड़ सकता, इसीलिए वो माको को मना कर देते हैं। और अब रैली के लिए यहाँ पर को पायलट चुनने का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें कई फाइटर्स को एक एक करके रैली से लड़ना होगा और रैली सभी को 1 या 2 वार में हरा देता है और इसके बाद माको उससे लड़ने के लिए आती है। माको और रैली दोनों बराबर के फाइटर होते हैं, इसीलिए फैसला किया जाता है कि रैली का अब नया को पायलट और कोई नहीं बल्कि माको होगी। इन दोनों को टेस्टिंग के लिए इनकी रोबोट के अंदर बिठाया जाता है, जहां पर इन दोनों के दिमाग को जोड़ा जाता है। पर कुछ ही पल बाद रैली उस पल में खो जाता है जिस पल में काइजू ने उसके भाई को मारा था। इस वजह से माको से उसके दिमाग का कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाता है। माको भी अपने बचपन के उस पल में खो जाती है जिस पल में काइजू ने उसके माँ बाप को मारा था और उसका पीछा कर रहा था। रैली भी उसके बचपन के इस पल को देख सकता है। वो माको को समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक भ्रम है, असलियत नहीं है, पर माको को कुछ भी समझ में नहीं आता और हकीकत में जहां पर वो रोबोट के अंदर बैठी हुई है वहां पर वो प्लाज्मा कैनन हथियार को एक्टिवेट कर देती है और अगर ये चल गया तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब मारे जाएंगे। चारों तरफ अफरा तफरी हो जाती है, पर इससे पहले कि माँ को इस हथियार को चलाती पावर कनेक्शन ऑफ कर दिया जाता है जिससे रोबोट ऑफ हो जाता है। इस घटना के बाद मार्शल माको को को पायलट की पोस्ट से निकाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम न्यूटन होता है। वो अपने दिमाग को काइजू के उस दिमाग से, जिस दिमाग को यहाँ पर इन्होंने केमिकल के अंदर डुबा के रखा होता है, उससे जोड़ता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से 2 पायलट एक दूसरे के दिमाग से जुड़ते हैं। और जब न्यूटन अपने दिमाग को काइजू के दिमाग से जोड़ता है तो उसे वो जगह दिखती है जहां से सारे के सारे काइजू आते हैं। उसे वहां पर कुछ एलियंस भी दिखते हैं जो इन काइजू को बना रहे होते हैं। और अब मार्शल न्यूटन के पास आते हैं। न्यूटन उन्हें बताता है कि 1 से 4 कैटेगरी के काइजू जो अब तक धरती पर आए हैं ये सिर्फ जगह को साफ करने के लिए आए हैं। इसके बाद जो अगली कैटेगरी के काइजू आएंगे वो इंसानों को मारने के लिए आएंगे। ये धरती पर पहले भी आ चुके हैं जब डायनासोर्स थे, पर उस वक्त धरती का एटमॉस्फेयर इन एलियंस के लिए पर्याप्त नहीं था, इसीलिए एलियंस वापस चले गए और इंतजार करते रहे। और अब ओजोन लेयर की कमी के कारण धरती पर कार्बन मोनोक्साइड और धरती पर पॉल्यूटेड वाटर के कारण धरती का एटमॉस्फेयर इन एलियंस के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। इसीलिए धरती पर कब्जा करके यहाँ के सारे रिसोर्सेज को यूज करना चाहते हैं। इन एलियंस का यही काम है, ये एक के बाद एक हर ग्रह पर अपना कब्जा करते हैं और वहां के रिसोर्सेज को यूज करके ये अगले ग्रह की ओर कूच कर जाते हैं। मार्शल न्यूटन से कहते हैं कि तुम्हें काइजू के दिमाग से एक बार फिर से जुड़ना होगा ताकि हमें और भी इंफॉर्मेशन मिल सके। न्यूटन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये दिमाग लगभग पूरी तरह से डेड है, इसके लिए मुझे काइजू का दूसरा दिमाग चाहिए होगा जो पूरी तरह से डेड ना हो। वहीं मार्शल को पता चलता है कि पैसिफिक ओशियन से 2 और काइजू बाहर निकले जो कैटेगरी 4 के हैं। वो अपने रोबोट्स को इन्हें रोकने के लिए, इन्हें मारने के लिए भेजते हैं, पर वो रैली को कहते हैं कि तुम यहीं पर रुकोगे क्योंकि उसके पास कोई भी पार्टनर नहीं है और वो अकेले इस रोबोट को नहीं चला सकता। सबसे पहले एक रोबोट एक काइजू से लड़ता है, पर काइजू बहुत शक्तिशाली है इसीलिए वो उस रोबोट को पूरी तरह से तबाह कर देता है। इसके बाद दूसरा रोबोट जब वहां पर जाता है तो काइजू अपनी बॉडी के अंदर से एक तरल पदार्थ निकालता है और रोबोट के ऊपर फेंकता है जिससे उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि इन्होंने अपने 2 रोबोट्स खो दिए। और अब यहाँ पर तीसरा रोबोट आता है, वो काइजू पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और जैसे वो अपने एयर मिसाइल से उसे मारने वाला होता है, काइजू अपनी बॉडी से ईएमपी ब्लास्ट करता है, यानी कि वो अपनी बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ता है जिससे न सिर्फ रोबोट बल्कि जो इनका कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है वो पूरा का पूरा बंद हो जाता है। अब ये अपने रोबोट से संपर्क नहीं कर सकते, इसीलिए वहां पर जो रैली होता है वो कहता है कि तुम्हें हमें भेजना होगा क्योंकि उनके रोबोट के चलने की टेक्नोलॉजी पुरानी होती है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है, जबकि अब जो नए रोबोट्स हैं वो सब के सब डिजिटल हैं। मार्शल को रैली की बात माननी पड़ती है और वो माको को, जिसे वो अपनी बेटी से भी ज्यादा समझता है, जिसे उसने बचपन से पाला है, उसे रैली का को पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों अपने रोबोट पर बैठते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां पर इनका
तीसरा रोबोट है जो पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहाँ पर जो काइजू होता है, इससे पहले कि उस रोबोट के अंदर के लोगों को मारता, रेली और मोको उस पर हमला कर देते हैं। हालांकि ये रोबोट पुराना है, लेकिन अब इसे अपग्रेड कर दिया गया है, इसीलिए पूरी तरह से काइजू पर हावी होता है और काइजू को खत्म कर देता है। वहीं दूसरे काइजू को दिखाया जाता है जो शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। सबको ये इन्फॉर्मेशन होती है, इसीलिए शहर में चारों तरफ अफरा तफरी होती है। न्यूटन यहाँ पर एक आदमी के पास होता है जिसका नाम हैनिबल है। ये काइजू के ऑर्गन्स का सौदा करता है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों के काम आते हैं। न्यूटन इस आदमी के पास काइजू का दिमाग लेने के लिए आया था ताकि न्यूटन उस दिमाग से जुड़कर एलियंस के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। पर जब हैनिबल को पता चलता है कि एक काइजू उन्हीं की तरफ आ रहा है, तो न्यूटन को बताता है कि जब तुम काइजू के दिमाग से जुड़े थे तो कनेक्शन सिर्फ एक साइड से नहीं होता, बल्कि कनेक्शन दोनों साइड से हुआ था। जिस तरह से तुम्हें उनके बारे में पता चला, एलियंस को भी तुम्हारे बारे में पता चल गया, और ये काइजू यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। ये जितने भी काइजू, जितने भी एलियंस हैं, ये सब के सब मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इन सब का डीएनए भी एक है। अब काइजू शहर में आ जाता है, पर इससे पहले कि वो न्यूटन तक पहुंचता, यहाँ पर रेली और मोको दोनों अपने रोबोट को लेकर आ जाते हैं और बचे हुए दूसरे काइजू से घमासान युद्ध लड़ते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है, पर काइजू इनके रोबोट को पकड़कर आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। वो इन्हें बहुत ऊपर ले जाता है, पर इससे पहले कि वो इन्हें एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाता, ये दोनों के दोनों अपने रोबोट से तलवार निकालते हैं और काइजू का पंख काट देते हैं, जिससे दोनों के दोनों जमीन पर गिरना शुरू कर देते हैं। पर रेली और मोको अपने रोबोट के पावर बूस्टर को ऑन करके सुरक्षित तरीके से लैंडिंग कर देते हैं। वहीं काइजू जो मारा जा चुका है, उसके पास न्यूटन और हैनिबल आते हैं। न्यूटन को किसी भी तरह से उसका दिमाग चाहिए, पर जैसे काइजू की मृत्यु होती है, उसका दिमाग भी पूरी तरह से मर जाता है। पर यहाँ पर इनकी किस्मत अच्छी होती है, ये काइजू प्रेग्नेंट होता है, इसीलिए उसके पेट से उसका बच्चा निकलता है जो इनके ऊपर हमला करता है। पर इससे पहले कि वो न्यूटन को मार पाता, उसके पेट की जो नाल होती है, जो अपनी माँ से जुड़ी होती है, काइजू के बच्चे के गले में फंदे की तरह अटक जाती है और वो बेहोश हो जाता है। हैनिबल को लगता है कि वो मर चुका है, और जैसे ही वो उसके पास आता है, वो बच्चा उसे निगल जाता है और एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्शल को दिखाया जाता है जो अब अपने बचे हुए दो रोबोट्स के साथ अपने प्लान को अंजाम देना चाहते हैं, यानी कि वो उस दरार में जहां से काइजू निकलते हैं, जो कि दूसरी दुनिया का रास्ता है, उसके अंदर एटम बम डालकर उस दुनिया को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। और मार्शल को इस बार खुद रोबोट में को पायलट बनकर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो को पायलट होता है वो पूरी तरह से जख्मी होता है। और अब मार्शल और रेली दोनों के रोबोट उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर वो दरार है जहां से काइजू ऊपर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूटन और उसके साथी को दिखाया जाता है जो काइजू के बच्चे से अपने दिमाग को जोड़ लेते हैं, और उन्हें समझ में आ जाता है कि मार्शल का प्लान कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरी दुनिया का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ काइजू के लिए खुल सकता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दोनों रोबोट उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से काइजू ऊपर आते हैं। वहां पर पहले से दो काइजू होते हैं। न्यूटन दोनों रोबोट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है कि बिना काइजू के ये उस छेद के अंदर, उस दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। और अब यहाँ पर एक और काइजू दरवाजे के अंदर से निकलता है, और ये कैटेगरी 5 होता है, यानी कि अब तक का सबसे खतरनाक काइजू। राइली और मोको के रोबोट के ऊपर एक काइजू हमला कर देता है, जिससे वो इनका हाथ भी तोड़ देता है, पर ये अपनी तलवार से उसके शरीर को चीर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैटेगरी 5 का जो काइजू होता है वो मार्शल के रोबोट पर हमला कर देता है। वो कुछ ही पलों में उनके रोबोट को डैमेज कर देता है, पर मार्शल भी उसे जख्मी करने में कामयाब हो जाते हैं। कैटेगरी 5 का काइजू अपने साथी को आवाज लगाता है, और जब ये दोनों के दोनों काइजू मार्शल के रोबोट की तरफ आ रहे होते हैं, तो वो रेली को बोलता है कि तुम्हें पता है कि क्या करना है, तुम्हें अपने काम को अंजाम देना होगा। और इसके बाद जैसे ही दोनों काइजू उस तक पहुंचते हैं, वो अपने रोबोट में फिट एटम बम को ब्लास्ट कर देता है, जिससे दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहीं रेली और मोको उस काइजू की लाश को लेके, जिसे इन्होंने तलवार से चीरा था, खाई की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी इनके सामने काइजू आ जाता है जो पूरी तरह से घायल होता है। दरअसल एटम बम से कैटेगरी 5 का काइजू तो मर गया था, पर यह अभी भी जिंदा होता है, और रेली और मोको का रोबोट पूरी तरह से डैमेज है। फिर भी वो अपने पूरे सूट की पावर इस्तेमाल करते हैं और काइजू को लेकर उस खाई में कूद जाते हैं जो दूसरी दुनिया का रास्ता है। इन दोनों के बीच में कूदते हुए लड़ाई होती है, और रेली और मोको अपने सूट की प्लाज्मा पावर से उसे मार देते हैं, और जैसे ही दरवाजे तक पहुंचते हैं, दरवाजा खुल जाता है। ये दोनों उस दरवाजे से अंदर गिरना शुरू हो जाते हैं। मोको का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, इसीलिए रेली उसके कैप्सूल को ऊपर सतह की तरफ भेज देता है, और जब वो खुद दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहां वो परमाणु बम को ऑन कर देता है, सभी एलियन से देख रहे होते हैं, पर किसी को कुछ समझ नहीं आता। और इससे पहले कि परमाणु बम ब्लास्ट होता, रेली अपने कैप्सूल को रिलीज कर देता है, और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे सभी एलियन से पूरी दुनिया, साथ ही साथ दूसरी दुनिया का दरवाजा जो हमारी दुनिया तक पहुंचता था,
था वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, बल्कि दूसरी दुनिया के दरवाजे को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज इस घटना को पूरे 10 साल हो चुके हैं और ये वक्त है सन 2035 का। और आज भी समंदर के किनारे उन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स जिन्हें काइजूस कहा जाता था, उन्होंने जिन शहरों को तबाह किया था वो ज्यों के त्यों हैं, वो दोबारा कभी नहीं बस पाए। कई काइजूस के कंकाल आज भी वहां पर पड़े हुए हैं। आज से 10 साल पहले जो रोबोट्स खराब हो गए थे वो भी उसी जगह पर है जहां पर वो खराब हुए थे। और इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो उन रोबोट्स के पार्ट्स की तस्करी करते हैं। और इन्हीं में एक जेक भी होता है। जेक और कोई नहीं बल्कि स्टैकर का बेटा है, जिन्होंने धरती बचाने के लिए काइजू से लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। और उनका बेटा जेक उनसे पूरी तरह से विपरीत है। वो खराब येगर्स के यानी कि रोबोट्स के पार्ट्स चुराता है, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपना अपना येगर बनाना चाहते हैं। जेक किसी तरह के कुछ लोगों के साथ एक खराब रोबोट तक पहुंचता है। दरअसल जेक ने इन लोगों को धोखा दिया था, साथ ही इनका माल भी चुराया था। इसीलिए अब वो इन्हें रोबोट का कोई खास पार्ट देना चाहता है ताकि वो इसे छोड़ दें। पर जिस पार्ट के लिए वो यहाँ पर आया होता है, जेक को वो पार्ट नहीं मिलता, इसीलिए वो इन सबको यहाँ से धोखा देकर निकल जाता है। जब वो भाग रहा होता है तो देखता है कि यहाँ पर एक लड़की है, इसका नाम अमारा है। ये लड़की अनाथ होती है और ये भी जेक की तरह रोबोट्स के पार्ट्स चुराती है। अमारा उस पार्ट को लेकर यहाँ से निकल जाती है जिसके लिए जेक यहाँ पर आया था, लेकिन जेक किसी तरह से उसकी वर्कशॉप तक पहुंच जाता है और वो देखता है कि अमारा ने वहां पर एक रोबोट बनाया होता है। ये एक सिंगल पायलट रोबोट है जिसे एक इंसान चला सकता है। जेक कहता है कि तुम्हें इसे बेच देना चाहिए, पर इससे पहले कि अमारा कुछ कह पाती, बाहर सिक्योरिटी के लोग आ जाते हैं। ये वो लोग हैं जो आज भी बड़े बड़े येगर्स यानी कि रोबोट्स बनाते हैं, ताकि अगर एलियंस ने कभी दोबारा हमला किया तो उनका सामना किया जा सके। साथ ही उन लोगों को भी कंट्रोल करते हैं जो अपने रोबोट्स बनाना चाहते हैं या रोबोट्स के पार्ट्स को चोरी करते हैं। पर इससे पहले कि ये अमारा को और जेक को पकड़ सकते, अमारा अपने रोबोट के अंदर बैठ जाती है। जेक भी रोबोट के अंदर चला जाता है और ये सिक्योरिटी के सामने से दरवाजा तोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत विशाल रोबोट आ जाता है। हालांकि ये उस रोबोट से बचने की, उसे चकमा देने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो इन्हें एक इलेक्ट्रिक शॉक देके बेहोश कर देता है और इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। जेल में जेक से मोको बात करती है। मोको वही लड़की है जिसे जेक के पिता मार्शल ने अडॉप्ट किया था, यानी कि वो उसकी बहन है। साथ ही साथ वो पीपीडीसी ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े बड़े रोबोट्स बनाती है। वहां पर नए नए पायलट्स को ट्रेनिंग देती है। मोको अपने भाई जेक से कहती है या तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा या वापस तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर जाना पड़ेगा जहां तुम नए पायलट्स को ट्रेनिंग दोगे। दरअसल जेक भी एक पायलट था और वो अपने काम में बहुत कुशल था। जेक को अपनी बहन मोको की बात को मानना पड़ता है, इसीलिए जेक को और साथ ही साथ अमारा को, इन दोनों को उस जगह भेज दिया जाता है जहां पर नए पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। अमारा को इसलिए भेजा जाता है क्योंकि उसने खुद अपनी काबिलियत से एक रोबोट बनाया था। यहाँ पर जेक की मुलाकात अपने उस पार्टनर से भी होती है जिसका वो पहले को पायलट था, जिसका नाम नेट होता है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हालांकि जेक यहाँ पर पहुंच तो गया है, लेकिन जल्द से जल्द वो इस जगह से निकलना चाहता है। अब यहाँ पर एक कंपनी की ओनर जिसका नाम शाओ होता है वो आती है। उसके साथ न्यूटन भी होता है। न्यूटन वही वैज्ञानिक है जिन्हें अपना दिमाग काइजू के दिमाग से जोड़ दिया था और एलियंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली थी। पर अब वो शाओ के साथ मिलकर काम करता है। इन दोनों ने मिलकर बहुत ही एडवांस रोबोट यानी कि येगर्स बनाए, जिन्हें दूर से एक ही पायलट कंट्रोल कर सकता है। यानी कि रोबोट्स जब जंग लड़ेंगे तो उसका जो पायलट होगा वो उसके अंदर नहीं होगा, बल्कि वो दूर बैठा होगा। इससे पायलट की जान को कोई भी खतरा नहीं होगा। और अब शाओ अपने इन रोबोट्स की प्रेजेंटेशन देती है। वो पूरी दुनिया में अपने रोबोट्स को तैनात करना चाहती है और इसके लिए उसे पीपीडीसी ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन की जरूरत होगी। माँ को उसे परमिशन नहीं देना चाहती क्योंकि उसका मानना है कि जिन रोबोट्स को दूर से कंट्रोल किया जाता है उन्हें बड़ी आसानी से हैक भी किया जा सकता है, जो दुनिया के लिए एक खतरा बन सकते हैं। मोको अपने भाई जेक से कहती है कि कल इस बात का फैसला होगा कि शाओ को उसके रोबोट्स जो ऑटोमेटिक हैं उन्हें दुनिया में हर जगह तैनात करने की परमिशन मिलेगी कि नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने पुराने को पायलट नेट के साथ वहां पर एक येगर यानी कि रोबोट पर बैठ कर आओ ताकि तुम परिसर के लोगों का स्वागत कर सको। अगले दिन उस रोबोट को जिसके अंदर जेक और नेट हैं, उसे सिडनी में उस जगह लैंड करवा दिया जाता है जहां पर परिसर की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग के लिए मोको भी अपने हेलीकॉप्टर से आ रही होती है और तभी दिखाया जाता है कि पानी से एक बहुत बड़ा रोबोट बाहर निकलता है। वो जिप्सी रोबोट पर जिसके अंदर जेक और नेट है मिसाइल से हमला करता है, पर वो साइड हो जाते हैं। मिसाइल बिल्डिंग से टकराती है और बिल्डिंग
बिल्डिंग के ऊपर जो हेलीपैड होता है वो नीचे गिरता है, पर इससे पहले कि वो लोगों के ऊपर गिरता, जेक और नेट का रोबोट उस हेलीपैड को पकड़ लेता है। वहीं वो रोबोट जो पानी से निकला है अब वो उस हेलीकॉप्टर पर जिस पर जेक की बहन मोको है उस पर हमला करने वाला होता है। तभी जेक और नेट उस हेलीपैड को जो उन्होंने पकड़ा था उस रोबोट को मारते हैं, जिससे उसका निशाना चूक जाता है। इसके बाद इन दोनों रोबोट्स के बीच में घमासान लड़ाई होती है, पर तभी जेक देखता है कि वो हेलीकॉप्टर जिस हेलीकॉप्टर में उसकी बहन मोको है वो क्रैश हो रहा है। वो भागता हुआ उस तरफ जाता है और एक बहुत बड़ी जंप लगाता है, पर वो हेलीकॉप्टर को पकड़ने से थोड़ा सा चूक जाता है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उसकी बहन मोको जिससे वो बहुत प्यार करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। वही वो रोबोट जो पानी से निकला था जिसने इन सब पर हमला किया है, वो देखता है कि आसमान में 3 और रोबोट्स आ गए जो उससे लड़ना चाहते हैं, इसीलिए एक बार फिर से वो पानी के अंदर चला जाता है। अपनी बहन मोको की मृत्यु से जैक पूरी तरह से टूट जाता है। उसे पता चलता है कि मरने से पहले उसकी बहन मोको ने एक लोकेशन भेजी थी, और जब उस लोकेशन को डिकोड किया जाता है तो उन्हें पता चलता है कि ये लोकेशन रशिया में है, जहां पर एगर यानी कि रोबोट्स बनाए जाते थे। वहीं दूसरी तरफ शाओ कंपनी को, जो पूरी दुनिया में अपने ऑटोमेटिक रोबोट्स को तैनात करना चाहते हैं, उन्हें इसकी परमिशन मिल जाती है, लेकिन सिर्फ आपातकालीन सिचुएशन में। पर इसके लिए इन्हें अपने रोबोट्स तैयार करने होंगे। शाओ न्यूटन को बोलते कि तुम्हें 48 घंटों में सभी रोबोट्स को तैयार करना होगा, और अब वो जोरों शोरों से सभी रोबोट्स को तैयार करना शुरू करता है। और यहाँ पर न्यूटन के बारे में एक और बात पता चलती है कि आज भी उसके पास काइजू का दिमाग है जो पूरी तरह से एक्टिव है, और आज भी वो अपने दिमाग को उसके दिमाग से जोड़ता है ताकि वो एलियंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। वहीं दूसरी तरफ जेक को और नेट को दिखाया जाता है जो अपने रोबोट जिसका नाम जिप्सी एवेंजर है उस पर बैठकर उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह की लोकेशन जेक की बहन मोको ने भेजी थी, यानी कि रशिया। पर ये पूरी की पूरी जगह पूरी तरह से वीरान होती है, यहाँ पर कोई भी नहीं होता। और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, यहाँ पर फिर से वही येगर यानी कि वही रोबोट जिसने मोको को मारा था वो आ जाता है। वो इन पर हमला करता है। इन दोनों रोबोट्स के बीच में एक घमासान युद्ध होता है, पर जेक और नेट के अच्छे दिमागी संतुलन से ये उस रोबोट को धराशायी कर देते हैं, यानी कि वो रोबोट अब मारा जा चुका है। और अभी देखना चाहते हैं कि उस रोबोट के अंदर कौन है, कौन उसे ऑपरेट कर रहा है। और जब वो उसका हेलमेट निकालते हैं तो वो देखते हैं कि उसके अंदर कोई इंसान नहीं होता, बल्कि एक काइजू का दिमाग होता है जो उस रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर ये पूरी तरह से हैरान होते हैं। अब काइजू के दिमाग को लैब में लाया जाता है, जहां पर वैज्ञानिक बताता है कि काइजू का असली दिमाग नहीं है, बल्कि उसके सेकेंडरी दिमाग से इसे ग्रो किया गया है, वो भी धरती पर, यानी कि ये इंसानों का काम है। वहीं दूसरी तरफ हमारा को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ उस रोबोट के अंदर जाते हैं जिस रोबोट को जेक ने और नेट ने धराशायी किया था। और वहां पर हमारा को पता चलता है कि इस रोबोट को और किसी ने नहीं बल्कि उस कंपनी ने बनाया जो पूरी दुनिया को ऑटोमेटिक रोबोट सप्लाई करने वाले हैं, जिस कंपनी का नाम शाओ है, जिसके साथ वैज्ञानिक न्यूटन भी काम करता है। हमारा ये सारी इंफॉर्मेशन जेक को दे देती है, पर इससे पहले कि ये कोई एक्शन ले पाते, शाओ कंपनी ने जितने भी ऑटोमेटिक रोबोट्स बनाए होते हैं वो सब के सब रोबोट्स को लॉन्च कर देते हैं। और लॉन्च के कुछ ही वक्त बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर शाओ कंपनी के जितने भी रोबोट्स हैं जो सब के सब ऑटोमेटिक हैं वो पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक रोबोट के अंदर काइजू का दिमाग लगा हुआ है। और अब इन रोबोट्स को इंसान नहीं बल्कि काइजू का दिमाग कंट्रोल कर रहा है, यानी कि शाओ कंपनी के जितने भी रोबोट्स हैं वो काइजू हाइब्रिड रोबोट्स बन चुके हैं, जिनके ऊपर किसी भी इंसान का कोई भी नियंत्रण नहीं है। वो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। दुनिया के हर एक बड़े शहर में ये रोबोट्स हमला कर रहे होते हैं। वहीं हरमन जो कि वैज्ञानिक है, जो कि न्यूटन का साथी था, वो न्यूटन के पास जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि न्यूटन का पूरा दिमाग अब एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं। दरअसल जब न्यूटन ने अपने दिमाग को एलियंस से कनेक्ट किया था तो जिस तरह से न्यूटन के दिमाग को एलियंस के दिमाग का एक्सेस मिला था उसी तरह से एलियंस को भी मिल गया था। साथ ही न्यूटन आज भी जो उसके पास काइजू का दिमाग है उससे अपने दिमाग को बार बार सिंक करता है, इसीलिए एलियंस ने उसके दिमाग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया होता है। न्यूटन ने यहाँ पर काइजू के जितने भी आर्टिफिशियल ब्रेन ग्रो किए हैं वो सब एलियंस ने उससे करवाया होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जेक की बहन जो मोको की मृत्यु हुई थी वो भी एलियंस ने उसके द्वारा उस रोबोट से जिसके अंदर काइजू का ब्रेन फिट था उसको भेजकर करवाई थी, ताकि मोको की मृत्यु के बाद शाओ कंपनी को पूरी दुनिया में रोबोट सप्लाई करने की परमिशन मिल जाए। जो प्लान पूरी तरह से कामयाब रहा। यहाँ पर न्यूटन का जो साथी दूसरा वैज्ञानिक है जिसका नाम हरमन है वो उसे सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने के लिए कहता है, पर न्यूटन ऐसा करने से मना कर देता है। पर तभी यहाँ पर शाओ कंपनी की जो ओनर
काउंसलर होती जो यहाँ की सीईओ है, जिसका नाम शाओ है, वो आ जाती है। वो उस पर गन तान देती है और न्यूटन अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। अब शाओ और हरमन दोनों मिलकर कंट्रोल रूम से सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। वहीं रोबोट्स को दिखाया जाता है जिनके ऊपर काइजू का ब्रेन फिट है। वो पैसिफिक ओशियन में छेद करना चाहते हैं। दरअसल वो दूसरी दुनिया का दरवाजा एक बार फिर से खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि दूसरी दुनिया से काइजू एक बार फिर से हमारी दुनिया पर आकर पूरी दुनिया को खत्म कर दे और हमारी दुनिया पर एलियंस का कब्जा हो जाए। रोबोट्स उस रास्ते को, उस पोर्टल को खोल देते हैं जहां से काइजू बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाओ और हरमन को दिखाया जाता है जो सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। शाओ इसमें कामयाब हो जाती है और वो पोर्टल जो अभी खुल रहा होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन बंद होने से पहले हमारी धरती पर दूसरी दुनिया से 3 काइजू आ जाते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं और ये तीनों के तीनों जापान में जो माउंट फ्यूजी ज्वालामुखी है उस तरफ बढ़ रहे होते हैं। हरमन जो कि वैज्ञानिक है वो सबको बताता है कि माउंट फ्यूजी ज्वालामुखी में धरती के अनोखे तत्व हैं जिन तत्वों के साथ काइजूस का ब्लड मिलने से वो बहुत आक्रामक हो जाता है और अगर काइजूस का ब्लड उसमें गया तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा और पूरी धरती पर जहरीली गैस फैल जाएगी और धरती पर रहने वाली हर एक चीज जो सांस लेती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और इस तरह से एलियंस पूरी तरह से धरती पर अपना कब्जा ले लेंगे। इनके पास अब 4 रोबोट्स बचे हुए हैं, लेकिन अब इनके रोबोट्स पहले से भी ज्यादा हाईटेक है क्योंकि अब ये उड़ भी सकते हैं। चारों रोबोट्स उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर तीनों काइजूस हैं और वो इनसे लड़ना शुरू करते हैं। ये सभी रोबोट्स इतने एडवांस होते हैं कि काइजू को बहुत जल्दी ये धराशायी कर देते हैं और जब न्यूटन देखता है कि सारे काइजूस हार गए हैं तो वो रोबोटिक पैरासाइट उस तरफ भेजता है। ये छोटे छोटे रोबोट्स हैं जो उन तीनों काइजूस को जोड़कर एक विशाल काइजू बना देते हैं और ये इतना शक्तिशाली और इतना खतरनाक होता है कि रोबोट्स इसके सामने टिक नहीं पाते। एक एक करके 3 रोबोट्स को पूरी तरह से धराशायी कर देता है और उस रोबोट को जिसके अंदर जेक और नेट है उसे भी पूरी तरह से डैमेज कर देता है। नेट बहुत बुरी तरह जख्मी है और जेक इस रोबोट को अकेला खड़ा नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर अमारा आ जाती है जो अपना रोबोट खो चुकी है और नेट यहाँ से निकल जाता है। पर इनके थ्रस्टर में इतनी पावर नहीं है कि ये उड़कर उस काइजू तक पहुंच सके जो लगातार ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर शाओ उस रोबोट को ऑटो कंट्रोल करके भेजती है जो कहानी की शुरुआत में अमारा ने बनाया था। उसके पास एक थ्रस्टर होता है और उस थ्रस्टर की मदद से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद लगातार काइजू की तरफ बढ़ने लगते हैं जो ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल इसके लिए इन्हें अपने रोबोट को एक बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना होगा और इससे पहले कि ये काइजू से टकराए जेक और अमारा को एस्केपिंग पॉड से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उनका एस्केपिंग पॉड पूरी तरह से जैम हो जाता है और काइजू जो ज्वालामुखी के टॉप तक पहुंच चुका है उससे टकराने में अब चंद सेकंड्स का वक्त बचा है। पर इससे पहले कि ये उससे टकराते शाओ का छोटा रोबोट जिसने इनके बड़े रोबोट को पकड़ा होता है, शाओ इनके रोबोट में छेद करती है और इन दोनों को बचाकर वहां से निकाल लेती है और इनका रोबोट काइजू से टकराता है जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और काइजू की मृत्यु हो जाती है। पर जेक और अमारा दोनों के दोनों पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं न्यूटन जब देखता है कि उसका प्लान पूरी तरह से चौपट हो गया तो वो प्लान बी एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर तभी पीछे से नेट आ जाता है जो उसे एक पंच मारता है जिससे न्यूटन बेहोश हो जाता है और अब ये न्यूटन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। न्यूटन का दिमाग अब भी एलियंस के कब्जे में है। वो न्यूटन के थ्रू कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम एक बार फिर से हमला करेंगे। तभी वहां पर जेक आता है। जेक कहता है कि उनसे कहना कि अगली बार उन्हें हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम उन्हें मिटा देंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।